अपने बच्चों का, अपनी फैमिली का ख़ास तौर पे कीजिए, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा हमारे लंग्स और हमारे जिस्म के आर्गन्स वगैरह के लिए बहुत ज़्यादा ख़राब हो सकती है साबित। और बहुत सी अमवात भी होती हैं। आपको लगता है कि जब आपके लंग्स ख़राब होंगे तो आपका सांस का जो सिस्टम है, सारा कुछ जो आप ऑक्सीजन जो ताज़ा ले रहे होते हैं वो बहुत ख़राब होती है। अच्छा, ये धुएँ से निकलने वाली जितनी भी ये जो गंदी गाड़ियाँ होती हैं, जो कार्बन मोनोऑक्साइड हो गया, सल्फ़र हो गया, ये सारी चीज़ें निकलती हैं जो गंदी गंदी गाड़ियों के धुएँ होते हैं ना, इससे ये चीज़ें निकलती हैं। ये हमारे लंग्स के लिए, हमारी सांस के लिए कोई बेहतर नहीं होती है, तो इससे परहेज़ करनी है। अच्छा, उसके अलावा आज हम बात करेंगे ये जो एक पुरानी कॉन्स्टिपेशन होती है उसके ऊपर भी बात करेंगे। कुछ लोगों की तो शक्ल देख के ऐसे सड़े हुए मुंह होते हैं, जिनकी शक्ल देख के एकदम से लगता है कि इनको वैसी कॉन्स्टिपेशन है। मेरे साइड पे भी बड़े सारे लोग हैं। हाँ, तो मैं आपको बताऊं, आज सबका इलाज होगा। आपका भी अगर कोई ऐसा मसला है, ये जो हम बैठ के सिर्फ इसबगोल और ऐसी चीज़ें खा रहे होते हैं या कुछ और ऐसे जुल्लाब पी रहे होते हैं, तो उनसे ये चीज़ें ठीक नहीं होती। ये बड़ा सीवियर इशू है, इसको ठीक कराना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसकी ट्रीटमेंट और इलाज होता है, उसके लिए हम बात करेंगे, ठीक है। तो उसके अलावा सर्वाइकल के जो इश्यूज़ हैं उसके ऊपर बात करेंगे। ये जो हमारे मोबाइल की वजह से ये जो हमारी गर्दन है, हमारी जो शोल्डर्स हैं, ये गिर जाते हैं और हमारी सर्वाइकल का जो एक पोस्चर है वो भी ख़राब हो जाता है। दर्द होती है, पेन होती है। और आपको पता है ये वाला जो दर्द है ये सीधा आपके ना इधर नर्व्स पे जाती है और जाके आपके दिमाग की इधर सारी चीज़ों को ना डिस्टर्ब कर देती है। इसके साथ भी बिल्कुल वही सिचुएशन हो जाती है जैसे कॉन्स्टिपेशन के मरीज़ के साथ होती है। इस पर भी मुंह पे बस वैसी बत्तियाँ ऑफ शक्ल लगती है। तो इसका भी इलाज ये नहीं है कि एक गुद्दी पे लगाओ तो ठीक हो जाएगा, नहीं, ये सर्वाइकल इशू है, इसको ठीक करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो आजकल सिर्फ और सिर्फ मोबाइल की वजह से ये इशूज़ ज़्यादा हैं, तो और बुरे पोस्चर के साथ अपनी बॉडी लैंग्वेज को यूज़ टू करना, उसकी वजह से भी ये सारी चीज़ें हो जाती हैं। तो हम इसके ऊपर बात करेंगे। उसके अलावा अभी एक ज़बरदस्त मेहमान है मेरे पास और बहुत रिस्पेक्टेबल, क्योंकि जिस इदारे से आए हैं वो पुलिस का इदारा है, पुलिस की जॉब करते हैं मेरे भाई ज़फ़र भरियो हैं हमारे पास और सिंगर हैं जी, सिंगर हैं। अच्छा, शफ़ाउल्लाह रोकड़ी साहब के बारे में मैं एक आपको बात बताती हूँ। माशाल्लाह क्या आवाज़ थी उनकी, क्या लहजा था उनका, क्या अखलाक था उनका। मैंने बहुत सारे शो किए हैं, बड़े सारे शो किए हैं शफ़ाउल्लाह रोकड़ी साहब के साथ। और उनका एक वाक़या जो मुझे आज तक नहीं भूलता, उन्होंने मुझे बताया कि फ़िज़ा मैं ना पुलिस डिपार्टमेंट में था, मैं वहाँ पे जॉब करता था और मेरा जो था ना वहाँ पर दिल कोई नहीं लगता था। तो मेरे हाथ में वो स्टिक पकड़ा दी थी जो पुलिस वालों की स्टिक होती है, तो मेरा दिल करता था उस स्टिक से भी जो है ना मैं बांसुरी बजाऊँ, मैं सुरों से खेलूँ। तो मैं ना मतलब हर वक्त वहाँ पे भी बैठ के गुनगुनाता रहता था, मैं वो पुलिस वाला था। तो आप सोचें, जिसके अंदर सुर भरा हो ना, या जिसके अंदर मोहब्बत भरी हो, उससे फिर ये सख्ती वाले काम नहीं होते, बड़ा मुश्किल होता है। उसी तरह हमारे पास आज एक भाई जो हैं ज़फ़र भरियो साहब, ये आए हैं मियाँ वाली से। किसके फ़ैन हैं, कैसे इन्होंने ये सारा कुछ सिचुएशन जो है स्टार्ट किया और सिंगिंग करें। गाने बहुत अच्छे गाते हैं, अताउल्लाह ईसा खेलवी साहब से लेकर शफ़ाउल्लाह रोकड़ी साहब से लेकर मियाँ वाली की तो एक बेल्ट मुझे लगता है चेन बनी हुई है गायकों की। तो आज एक और गायक इंट्रोड्यूस करवाऊँगी मैं, जैसे हमने शफ़ाउल्लाह रोकड़ी साहब, ज़ुशान रोकड़ी साहब, इस तरह के बहुत सारे नामों को इंट्रोड्यूस करवाया। आज मैं ये बेड़ा भी लेती हूँ। तो जी अस्सलाम वालेकुम ज़फ़र भाई, क्या हाल है? वालेकुम अस्सलाम, खैरियत। फ़िज़ा मैडम आपका, आपकी टीम का बहुत शुक्रिया, आपने मुझे दावत दी, इनवाइट किया, ये मौका दिया। और जिन हस्तियों का आप नाम ले रही हैं, मेरी खुशकिस्मती है कि हम पड़ोसी भी हैं और बहुत अच्छे दोस्त भी हैं। और शफ़ाउल्लाह खान रोकड़ी के साथ भी हमारा टाइम गुजरा है, तो अल्लाह पाक उन्हें जन्नत में आला दर्जे का मुकाम अता फरमाए। बड़े नेक और बड़े अच्छे इंसान। अच्छा, मैं जब ये सराइकी बेल्ट के लोगों को बुलाती थी, ये जितने भी सिंगर्स थे, टैलेंट इनके अंदर कूट कूट के भरा होता है, तो जब मैं इनको बुलाया करती थी तो मेरे पे ना ये सारे लोग हंसते थे। ये लाहौर में भी, कराची में भी, मैं जब किसी शो वगैरह पे जाती थी, लोग मुझसे बात करते थे, यार ये किनको बुला रहे हो, ये क्या है, तुम लोग सराइकी बेल्ट वालों को बुला के तो इस तरह के सराइकी गाने सुन रही हो, ठीक है, और बड़ा तुम झूम रही होती हो, बड़े मज़े कर रही होती हो, ये कौन सुनता है आज के दौर में। मेरी बात सुने, जिस वक्त मैं बुलाती थी इन लोगों को सराइकी बेल्ट से, मैंने बहुत और भी बहुत से लोगों को बुलाया, तो उस वक्त ये ट्रेंड नहीं था, ये ट्रेंड सेट मैंने किया था, सारे शोज़ पे बुलाना, उनको प्रमोशंस देना, ये करना। तो आज ये देखें, ये वक्त आ गया कि उन लोगों को सुनने के लिए सिर्फ पाकिस्तानी, पूरी दुनिया जो है वो तरस रही होती है कि ये किसी तरीके से हमारे पास आ जाए। तो आप क्या कहेंगे, क्या सुनाएंगे? मैं कहूँगी आप आएँ तो आते के साथ ही ज़रा कुछ ओपनिंग हो जाए। कौन से गाने से करेंगे? जो आप सराइकी से? सराइकी से करूँगा। कौन सा सुनाने लगे?
मतलब कमीज तेरी काली अरे आपने पहनी हुई भी है, पहनी हुई भी है, हो जाए जी। कमीज तेरी काली नी सोने फुलावाली भावे वसे तू वले असा करनी नी रे तेनू लेके जाने मियां वाली कमीज तेरी काली नी सोने फुलावाली। बहुत शुक्रिया जनाब, बहुत मेहरबानी। बस बस मैं तो माइक ही सेट करी थी, मैं तो सुना ही कुछ नहीं है। अब आप मुझे शफाउल्ला रोकड़ी साहब का गाना सुनाएंगे, सुत्ती पैनू जगाया माई। अच्छा मगर एक ब्रेक के बाद, क्योंकि ये माइक अगर मैं ऐसी पकड़ती रही तो मैं एंजॉय कैसे करूंगी? ठीक है, मैं एंजॉय करूंगी तो लोगों को समझाऊंगी। ठीक है, ठीक है। जैसे हाँ मुझे ख्वाब आया माही, मैं सुत्ती पैनू जगाया माही। ब्रेक के बाद वेलकम बैक, वॉचिंग मॉर्निंग विद फिज़ा। और ब्रेक के बाद मैंने कहा था कि यहाँ पर मैं आपको वो गाना सुनाऊंगी जो बहुत लोगों को पसंद है, शफाउल्ला रोकड़ी साहब का गाना। ज़फ़र भाई यहाँ पर सुनाएंगे। ज़फ़र भाई हो जाए ज़रा, निहा मुझे ख्वाब माया माही। निहा मुझे ख्वाब चाया माही, मैं सुती पहीनू जगाया माही, मैं पूछिया जो फेरा किवें पाई, ख्याल अज मेरा किवें आई, निहा मुझे ख्वाब चाया माही। शाला रब सही दूर या दूर करे, असा मुद्दत तुरा दे दूरा, ओ मालिक हीरे मोतियां दा, असा मुफलिस ते मजबूरों। वाह वाह। नहीं सोच आई लावण वेले, ओ कात तुरा दे दूरा, हिक हजरी पलक ते नहीं आई, तायो साबिर तू मशहूर। वाह। घोड़े नाच करें देनी, ओ आखी साडे सजना नू दुखी याद करें देनी। वाह, बहुत शुक्रिया। क्या बात है जी, क्या बात है, ज़बरदस्त। अच्छा ये फिर आपको शौक कब से पैदा हुआ? ये शौक तो मेरा शुरू से था, क्लास में मतलब जो हमारे बज़्म अदब के पीरियड वगैरह होते हैं उधर ही से। लेकिन मैंने बीकॉम कंप्लीट किया अल्हम्दुलिल्लाह, पुलिस में माशाल्लाह ज्वाइनिंग दी, पुलिस में जॉब की 2004 से। फिर आहिस्ता आहिस्ता जो शौक था मेरा उसको भी साथ साथ लेता रहा। ठीक। और जो मेरे ऑफिसर हैं, जो मेरे दोस्त हैं, वो मुझे अप्रिशिएट करते रहे, कभी तनकीद भी करते थे। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता कभी ऐसा हुआ है किसी चोर वगैरह को आपने पकड़ा हो? ठीक है, नहीं, मेरी ऑफिस जॉब है। मैं आपकी ऑफिस जॉब है? ऑफिस जॉब हाँ, वरना तो आपने तो थाने के अंदर बैठ के ना तो जितने चोर थे उनको सुनाना था, उनको क्या पता चोर नहीं मैं मतलब जितने भी मेरे दोस्त होते हैं मेरी कोशिश होती है उन्हें एंटरटेन करूं। अगर वो डिस्टर्ब होते हैं तो फिर ये मैं रख देता हूँ। और मतलब ड्यूटी के बाद हमारी जो रेस्ट होती है उधर ही होती है, हम ज़्यादातर टाइम उधर ही गुजारते हैं अपने दोस्तों में। तो हमारे अफसरान ने मतलब गेमों का सिलसिला और जो साथ साथ
एंटरटेन करने के लिए निज़ाम होता है वो भी बनाया हुआ है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम क्या बात काफ़ी है जी। अच्छे तरीके से देखिए सराइकी बेल्ट से तो ये हुनर जो है ना, सुरीला हुनर जो है तो उनको ब्लड में मिला है। आप लोग जितने सराइकी के लोग हैं ना, आप लोग सीखे ना सीखे, ये आप लोग के ब्लड में है, ये तो कोई बात नहीं, हाँ इसमें कोई डाउट नहीं है। मेरे एक बड़े अच्छे जानने वाले, मेरे बड़े प्यारे दोस्त हैं, ठीक है ना, उनको बड़ा शौक चढ़ा सिंगिंग का, तो उन्होंने ना सिंगिंग शुरू कर दी। तो बड़े सारे जो है ना शोज़ उन्होंने पकड़ना शुरू कर दिए कि भाई मुझे शो दो, मुझे शो दो, मुझे शो दो। तो एक महफिल में वो गाना गा रहे थे बड़े जोशो खोर से, तो एक बंदा जो है ना वो उठ के जाके ना, तो उसने उनको ना अच्छे खासे पैसे दे दिए। वो तो परेशान हो गया, उसने कहा यार सारे मुझे वेल कराने, सारे मुझे पैसे दे रहे, मगर इस बंदे ने मुझे पूरे अपने सूटकेस में से पैसे इतने सारे निकाल के, तो गड्डी के गड्डी 1 2 3, यार वो कहता है यार मैं इतना अच्छा गाता हूँ। तो आगे वो क्या कहते हैं सुने, वो कहते हैं ये पैसे मैंने आपको इसलिए दिए हैं कि बेटा कोई और काम कर ले, गाना छੱड दे। मुझे तो कभी नहीं दिए किसी ने। आप अच्छा जो गाते हैं, और समझे, यकीन करें जब कोई अच्छा नहीं गाता ना तभी उसको ज्यादा पैसे दिए जाते हैं ताकि कोई वो और काम शुरू कर दे। जब तक आपको पैसे नहीं मिलेंगे आप यकीन करें आप सबसे अच्छा गा रहे हैं। मगर बात ये कि आप सराइकी बेल्ट से, आपके तो ब्लड में, आप कुछ भी गाएंगे तो वो सुर ही सुर है। आखिर में कोई एक अच्छा मैं आखिरी और सुना दे तो ब्रेक पे चले जाएं, और आपका शुक्रिया अदा करूंगी। बड़ी दुआ है आपके साथ भाई, ये आपका शौक भी है, आप जिस फील्ड में हमारे लिए बड़े एहतराम काबिल है। तो बहुत शुक्रिया जी। अल्लाह गवाह पहले ते छोड़े करके तबाह पहले ते छोड़े बाजी बुहना वाला पहले ते छोड़े करके तबाह पहले ते छोड़े असा ता गरीब से शाल गए नी सजना पिया रिया देरा लभ गए नी करके तबाह पहले ते छोड़े अल्लाह गवाह पहले ते छोड़े। वाह जी वाह। ओके वेलकम बैक, यू वाचिंग मॉर्निंग विद फिजा। नाज़रीन अभी ज़बरदस्त सेगमेंट यहाँ पर शुरू होने लगा है जिस पे आज हम बात करेंगे, वो ये है कि स्टमक पेन और जो दायमी कब्ज़ है उसके बारे में बात करेंगे। उसके लिए हमने जिनको मधु किया, यहाँ पे हमारे पास ज़बरदस्त डॉक्टर मौजूद हैं। हकीम हाफिज़ फ़रहान हनीफ साहब हैं हमारे पास आते रहते हैं, और इनके जो मुझे क्या कहूँगी कि इलाज में बड़ी शिफा है, लोग बहुत पसंद करते हैं इनको। आप कॉल्स भी कर सकते हैं, शामिल भी हो सकते हैं हमारे पास प्रोग्राम में। हम यहाँ पर आज बहुत सारे नुस्खे बताएंगे, मैं आपको दिखा देती हूँ यहाँ पे, ये देखें कितनी सारी चीज़ें ये आपको यहाँ पर हम दिखाएंगे, और साथ साथ ये भी बताएंगे कि किस तरीके से कौन से नुस्खे को कैसे इस्तेमाल किया जाए तो जो पुरानी से पुरानी जो दायमी कब्ज़ है वो ठीक हो सके, और आपके स्टमक का जो भी इशू है, जो पेन है किसी भी तरीके के, वो आपके जो है ना घर पे बैठ के आपके घर की चीज़ों के साथ ही सॉल्व हो सके और घर में ही इलाज हो सके। तो आज कॉल कीजिएगा, इसके ऊपर भी बात करेंगे, और किसी को अगर कोई सीवियर प्रॉब्लम है और कोई पेशेंट है तो उनके लिए तो आज इलाज जो है वो ज़बरदस्त यहाँ पर होने वाला है। उसके अलावा इससे पहले कि हम अपने इस टॉपिक के ऊपर आए हैं और आके हम इस हमारे स्टमक के ऊपर बात करें, इसका इलाज करें, जो स्मोक बहुत डेंजरस हुई हुई है जिसके बारे में मैं रोज़ 3 दिन से जिक्र कर रही हूँ। मैं चाहूँगी कि हकीम साहब से अभी स्मोक के बारे में भी थोड़ी सी बात करें, इसका भी अगर कोई ऐसा इलाज है या कोई ऐसी चीज़ है, ट्रीटमेंट जो हम घर में थोड़ा सा अपने आप को दे सकें, पी सकें, खा सकें, तो वाई नॉट। मैंने कहा हकीम साहब आएँ तो पूछ लेते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम, कैसी तबीयत है? अल्हम्दुलिल्लाह, थैंक यू फॉर कमिंग। हकीम साहब मुझे सबसे पहले तो ये स्मोक के बारे में बता दें, बिकॉज इट्स रियली सीवियर डेंजरस फॉर एवरीवन, तो हम इससे कैसे बच सकते हैं? कोई ऐसा कोई इलाज, कोई ऐसी कोई नुस्खा अगर आप शेयर कर दें।
रब्बी ज़िदनी इल्मा। सबसे पहली बात तो ये है, स्मोक जो है ये होने की सबसे बड़ी बुनियादी वजह कि हमने दरख्तों को काटना शुरू कर दिया है। हम जितने ज़्यादा पौधे लगाएंगे, दरख्त लगाएंगे, उससे ये जो है स्मोक बहुत ज़्यादा कम हो जाएगी। स्मोक पहले तो आम लोगों को पता ही नहीं है, ये एक होती है फोग, एक होती है स्मोक, यानी कि धुआं और उसके साथ ये धुंध का, ये दोनों का जब मिक्सचर होता है ये स्मोक होती है। और ये आँखों के लिए बड़ी नुकसानदेह है, उसके अलावा ये बॉडी को भी नुकसान देती है और इसके साथ ही लंग्स प्रॉब्लम बड़ी जल्दी शुरू हो जाती हैं। तो इसके लिए सबसे पहले तो एहतियाती तदाबीर के तौर पे हमें मास्क का इस्तेमाल करना चाहिए और गैर ज़रूरी जो है बाहर नहीं निकलना चाहिए। उसके अलावा पानी का कसरत से इस्तेमाल करना चाहिए। अगर आँखों के अंदर कोई इशू आ गया है, जलन होना शुरू हो गई है, ख़ारिश होना शुरू हो गई है, तो उसके लिए अर्के गुलाब बड़ी बेहतरीन चीज़ है। किसी भी अच्छी कंपनी का, बड़ी कंपनी का अर्के गुलाब लेकर अगर वो इस्तेमाल किया जाए, उसके ड्रॉप्स डाले जाएँ तो एलर्जी को फौरी तौर पे सुकून देते हैं जो ख़ारिश होती है। सर हमारे पास एक डॉक्टर आई थी तो उन्होंने कहा कि अर्के गुलाब जो है इसका कोई फ़ायदा नहीं होता, आंखों के अंदर ही ड्रॉप डालना, फ्रिज के अंदर ठंडे करके ड्रॉप्स आंखों के अंदर डालना, इसका कोई फ़ायदा नहीं होता, बल्कि वो जो दूसरे जो मेडिकल ड्रॉप्स होते हैं जो कि आंखों के लिए होते हैं, अगर उनको इस्तेमाल किया जाए तो वो ज़्यादा बेहतर है, निस्बतन अर्के गुलाब कोई असर नहीं करता। इसके बारे में ज़रा एलैबोरेट कर दीजिए, क्योंकि मेरे शो पे वो बैठ के बोल के गई थी, तो आप इसका जवाब दे सकते हैं। इसके हवाले से ना मैं बहुत सारी जगह पे ये भी बात बताता हूँ कि हमारे बाज़ जगह पे अल्लाह ताला ने डॉक्टरों को बड़ी इज़्ज़त दी है, वो फ़र्स्ट एड में हमसे बहुत आगे हैं, सर्जिकल में बहुत आगे हैं, लेकिन इलाज में आज भी पूरी दुनिया ऑर्गेनिक पे है। हर्बलिस्ट जो हैं वो इलाज में माहिर हैं। तो इस हवाले से आज अगर देखें तो कई जगह पे हमने देखा कि वो जो बच्चे छोटे जब पैदा होते थे तो जन्म गुटी इस्तेमाल करते थे या शहद का इस्तेमाल करते थे, तो वो भी ममनू करार दे दिया गया है। हालांकि अगर हम देखें तो हमारे अबाओ अजदाद यानी कि हमारी जो हिकमत है ये नबियों से चलती आ रही है, तो इसमें अल्लाह ने शिफा रखी है। और आज तक देखें अर्के गुलाब ही आंखों में हम डालते आ रहे हैं। उसके सबसे बड़ी बुनियादी वजह कि आप देखें जब भी अर्के गुलाब आप ठंडा करके डालेंगे उससे आपको सुकून फील होगा। तो बात यह है कि अगर तो आपको उससे फ़र्क पड़ रहा है तो फिर वो चीज़ ठीक है, ठीक है। जैसे अब हल्दी है, ये कितनी ज़बरदस्त इन्फेक्शन के लिए चीज़ है, लेकिन साइंस आज इसको साबित कर रही है कि इन्फेक्शन के लिए अच्छी है। लेकिन हमारे अबाओ-अजदाद तो देखें जब भी कोई चोट लगती, कोई एक्सीडेंट होता तो इसको दूध में हल्दी डाल के दे दो। मेरी अम्मी तो पिलाती होती थी दूध में हल्दी, कभी कोई दर्द हो, चोट लग जाए, हड्डी का पेन, बच्चों में गिर जाना, कोई चोट लग जाना, तो हम हल्दी का ही दूध पीते आ रहे हैं, मगर सही वाली हल्दी। अच्छा, एक और चीज़ भी आखिरी, फिर हम अपने टॉपिक की तरफ आएंगे। उन्होंने तो सुरमा भी कहा था कि सुरमा भी आँख के लिए सही नहीं होता, वो मैदे में चला जाता है, उससे भी बहुत प्रॉब्लम होती है। तो सुरमा भी क्या लगाया जा सकता है स्मोक वगैरह के लिए? बिल्कुल, सुरमा भी लगाया जा सकता है। सिर्फ ये मसला होना चाहिए कि अर्के गुलाब बिल्कुल अच्छा वाला हो और प्योर, उसके अंदर केमिकल ना हो। ठीक है। उसके अलावा जब सुरमा भी है वो आप घर में बनाएं, बड़ा बेहतरीन किस्म का सुरमा, और बिल्कुल अच्छा सुरमा साफ सुथरा लें, कुछ भी मसला नहीं करेगा। सिर्फ ये चीज़ है कि वो आप जब बाज़ार से लेके आए तो वो चीज़ अच्छी हो और साफ़ सुथरी हो। तो ये जो हमें चुभन वगैरह होती है स्मोक वगैरह की, उसके लिए हम सुरमा भी इस्तेमाल कर सकते हैं? कोई उसका साइड इफेक्ट नहीं है। सुरमा क्या काम करेगा? सुरमा आपकी आंखों के लिए देखें, आप जितने भी बच्चे हैं हमारे अबाओ-अजदाद में देखें तो वो सुरमा डेली बेस पे लगाते थे और उनकी आइज़ चेक करें, 100 साल तक उनकी नज़रें कितनी ज़बरदस्त थी। तो हमारी नज़र देखें और शुरू से कमजोर रहती है, तेज करने का भी काम करता है, बेहतरीन है, आंख साफ करने का भी काम साफ भी और नज़र को तेज भी। जो लोग सुरमा इस्तेमाल करते हैं उनको मोतिया भी जल्दी नहीं होता। अच्छा। इसके साथ एक छोटा सा नुस्खा मैं बता दूं स्मोक का, वो जो खांसी के लिए और जिनको सांस की प्रॉब्लम हो उनके लिए अदरक और मुनक्का इसका कहवा बना के उसमें शहद मिला के वो पिया जाए तो फौरी तौर पे सांस को बहाल कर देगा और तबीयत बेहतर कर देगा। अरे वाह, अरे वाह, ज़बरदस्त हो गया। अपने टॉपिक की तरफ आते हैं और एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद मिलेंगे। और नो डाउट अदरक का रस भी अगर निकाल के आप गर्म पानी में ऐसे डाल के पी लें तो वो भी बड़ा काम करता है। हकीम साहब की बात बिल्कुल 100 आने सही है। एक ब्रेक के बाद आपको मिलते हैं, यहाँ पर बताएंगे आपको कि जो स्टमक प्रॉब्लम्स है, स्टमक पेन है, जो दायमी कब्ज़ है, दायमी कब्ज़, उसके लिए क्या क्या इलाज हैं, क्या नुस्खे हैं। टेक अ ब्रेक। वेलकम बैक, वॉचिंग मॉर्निंग विद फिज़ा। और अब हम यहाँ पर हकीम साहब के साथ नुस्खे बनाएंगे और आपको बताएंगे कि स्टमक पेन, स्टमक की पेन रिलीफ के लिए किस तरीके से आप अपने घर में होम रेमेडीज इस्तेमाल कर सकते हैं और ऑल्सो दायमी कब्ज़ के लिए आप क्या कर सकते हैं। जी, ओवर टू यू। पहली बताइए क्या नुस्खा? सबसे पहली बात तो ये कि ये हमारे पास इंजीर पड़ी हुई है। इंजीर बड़ी बेहतरीन चीज़ है जिनको दायमी कब्ज़ का इशू हो, और दायमी कब्ज़ असल में क्या करती है, बवासीर पैदा कर देती है और बहुत सारे अमराज पैदा करती है, और इसीलिए कब्ज़ को उम्मुल अमराज कहा गया है। ये बीमारियों की माँ है, तो इससे बहुत ज़्यादा बीमारियाँ पैदा हो जाती हैं। और ये इंजीर जो है रात को अगर 3 से 5 दाने आप रात को भिगो दें और सुबह उसको खा के तो ऊपर से नीम गर्म दूध पी लिया जाए,
इससे आपको कॉन्स्टिपेशन का जो इशू है ना वो ख़त्म हो जाएगा इंशाल्लाह। अरे वाह ये ज़बरदस्त। बेहतरीन चीज़। और साथ साथ जो बवासीर के मरीज़ हैं वो इसे लाजमी इस्तेमाल करें, अगर वो 1 से 2 माह इस्तेमाल कर लें तो पक्की उसकी पक्की जान छूट जाएगी। क्या बात है सर। सर मुझे तो जोड़ों का दर्द था बहुत बुरी तरीके से, मुझे वो क्योंकि एक्सरसाइज कुछ गलत कर ली थी तो मुझे ना जो मेरा लेफ़्ट वाला घुटना है उसमें बहुत ज़्यादा पेन था, वो ठीक ही नहीं हो रहा था, कोई 1.5 साल हो गए थे। फिर मैंने जैतून के तेल में इसको डुबो के रखी और मैं रोज़ सुबह 2 इंजीर खा जाती थी, रात को जैतून में भीगी हुई, बिल्कुल तो एक जार में रख ली थी, तो उससे बड़ा मुझे असर हुआ, मैं बड़ी ठीक हुई। ऐसे ऐसे नुस्खों से मैं बड़ी, अल्लाह का शुक्र है मुझे शिफा मिली। ये बड़ी बेहतरीन चीज़ है। इंजीर का कोई वाकई। उसके बाद ये आते हैं, ये पड़ा हुआ जी छिलका इसबगोल, ठीक है। इसबगोल जो है ये कब्ज़ के लिए बेहतरीन चीज़ है, लेकिन इसे नीम गर्म दूध के साथ अगर खाया जाए या नीम गर्म पानी के साथ 1 चम्मच। अच्छा। और ये जो हामला ख़वातीन होती हैं उनको तो और कोई दवाई इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए उस दौरान। ये छिलका बेहतरीन चीज़ है उनके लिए कि वो छिलका इसबगोल, अगर उनके अक्सर औकात ऐसा होता है जब हमल होता है उसके बाद कॉन्स्टिपेशन आना शुरू हो जाती है, तो उसके लिए बड़ी बेहतरीन चीज़ है। 1 चम्मच छिलका नीम गर्म दूध के साथ या नीम गर्म पानी के साथ इस्तेमाल कर लिया जाए तो इससे भी स्टूल बड़ी आसानी से आना शुरू हो जाता है। दौरान हमल कोई नुकसान तो नहीं है? नहीं, ज़्यादा इसका- खाने से कोई लोग कहते हैं जिगर का जो अच्छा। लेयर है वो पतली हो जाती एक है। चीज़ की याद रखें, इसको कसरत से इस्तेमाल करने से कमज़ोरी पैदा होती है, लेकिन इसी कमज़ोरी को दूर करने के लिए अगर इसके अंदर जैतून ऑयल और शहद का इस्तेमाल कर लिया जाए तो बेहतरीन है, फिर वो कमज़ोरी भी नहीं पैदा होगी और तबीयत ठीक है। खवातीन है वो भी जैतून वो के भी ऑयल के कर साथ सकती उसको हैं, वो भी इस्तेमाल कर कर सकती सकती हैं। हैं। सर इधर आइएगा ताकि आपकी फ्रेम ज़रा सही से फ्रंट पे बने। अच्छा ठीक है। और जो लोग पानी में इसको डाल के पी रहे होते हैं वो पेट के लिए उस वक्त ठीक है? हाँ, वो अगर आंतों में की तरह ले लें? अगर आंतों में इन्फेक्शन है तो फिर 1 गिलास शरबत पानी मीठा बनाएं, उसके अंदर 1 चम्मच डालें और फौरी तौर पे पी जाएं अलग। तो फिर ये आंतों की इन्फेक्शन के लिए, जिनको पेट में दर्द हो रहा है, वट पड़ रहा है, उनके लिए अच्छा है। सर या वो मोशन लगे हुए हैं, दही में भी डाल लें ये भी कहते हैं। दही में डाल के भी जो मोशन लगे हैं, पेचिश लगे हैं, उनके लिए अच्छा है, लेकिन अच्छा। कब्ज़ के लिए इस्तेमाल नहीं करना है। अच्छा, मतलब इस तरह से उल्टा काम भी कर जाता हाँ है। जी, ये उल्टा, अगर कब्ज़ वाला मरीज़ ये दही में डाल के इस्तेमाल करेगा तो उसको और ज़्यादा कब्ज़ पैदा हो जाएगी, तबीयत और ज़्यादा ख़राब हो जाएगी। वाह ठीक है, अब समझ गई। अच्छा, और ये क्या है? ये है जी गुल बनफ्शा। गुल बनफ्शा जो है इसका रात को आप भगो दें, भगो के इसका जो है ना सुबह इसको गर्म करें, पानी को गर्म करने के बाद इसमें जैतून ऑयल, रोगने बादाम, ये 2 चीज़ें 1-1 चम्मच डाल के तो इसको पी लें। ये कॉन्स्टिपेशन के लिए बेहतरीन चीज़ है। अगर सुबह निहार इसको पिया जाए तो उससे स्टूल अच्छे तरीके से पास होता है और चंद दिन के करने से कब्ज़ बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। क्या बात है। सर इधर आ जाइएगा, वो हमारे डायरेक्टर कह रहे हैं आप इधर ज़्यादा खूबसूरत लग रहे थे। अच्छा ठीक फिर है जी। उसके बाद ये क्या चीज़ है, कोई ऐसी जगह? ये है जी रेवंद खताई। रेवंद खताई, व्हाट इज दिस? ये सोजिश के लिए बड़ी बेहतरीन चीज़ खोलिए है। जरा। हाँ, सूजन किधर, कैसे? इसके फ़वाइद मैं आपको बताता हूँ। एक तो ये, इसके साथ अगर सौंफ बराबर वज़न ले ली जाए तो ये इसका पाउडर बना के तो आधी चम्मच इसका इस्तेमाल किया जाए सुबह शाम नीम गर्म दूध के साथ, तो ये कॉन्स्टिपेशन के लिए रेवंद खताई। रेवंद खताई को हमने सौंफ के साथ मिक्स मिकदार पाउडर बना हाँ जी, पाउडर बना के आधी टीस्पून सुबह शाम इस्तेमाल करनी है। इसके कब्ज़ के साथ साथ फ़ायदे क्या है, जिन औरतों के रहम के अंदर सोजिश है या घुटनों के ऊपर सोजिश है, आम जिसके भी सोजिश किसी भी जगह पे हो, पूरे जिस्म में सोजिश के लिए इसका रिजल्ट बहुत ज़बरदस्त और कमाल का है। वर्मों को तहलील करती है ये। वाह ज़बरदस्त। इसके साथ साथ ये बड़ी बेहतरीन चीज़ है तुखम बालंगू। ये कब्ज़ के लिए इंतहाई मुफीद है। अगर इसको रात को 1 कप नीम गर्म दूध के साथ 1 चम्मच ले लिया जाए, 1 टीस्पून, तो ये भी सुबह इससे जो स्टूल पास होता है बड़ा बेहतरीन होता है। नीम गर्म दूध के साथ अगर कॉन्स्टिपेशन के लिए इस्तेमाल करना है, अगर आप दिल की धड़कन के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, गर्मी के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, तो फिर आपने ये ठंडे दूध या शरबत किसी में मिला के फिर पीना है। ओके अच्छा। और ये कितने, ये जो तुखम मलंगा ये कितने दिन करना है हमने? वैसे इसकी तासीर तो ठंडी होती है ना सर? लेकिन नीम गर्म दूध के साथ इस्तेमाल करेंगे तो कॉन्स्टिपेशन के लिए बहुत ज़बरदस्त हो जाएगा। ठीक है। और ये जोड़ों के लिए बहुत अच्छा है, पट्ठों के खिंचाव के लिए बहुत अच्छा है। अच्छा। इसके बहुत ज़्यादा फ़वाइद हैं। वाह वाह वाह, क्या बात है जी। एक कॉल शामिल करते हैं फिर आगे चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। हेलो, वालेकुम अस्सलाम। कौन है जी? मैं अहमद शरीफ बात कर रहा हूँ, कराची इलाहाबाद जी। अहमद, क्या मसला है बताइएगा। मुझे सांस की प्रॉब्लम रहती है, सुबह में भी और रात में भी। तो ये है कि मैं कभी कभी इलेनर इस्तेमाल करता हूँ, इसके बावजूद से तकलीफ हो जाती है मुझे। इसके लिए कोई नुस्खा बता दें तो मेहरबानी होगी। सांस के लिए बड़ी बेहतरीन, सांस का मसला इन दिनों में अक्सर पेशेंट को ज़्यादा हो जाता है। जैसे ही सर्दी शुरू होती है और सर्दियों में
सांस वाला जो पेशेंट है वो परेशान रहता है। इसके लिए सबसे पहला काम ये करें कि पानी सादा पिएँ या नीम गर्म पिएँ, जर्सियाँ जराबें पहन के रखें और आप अभी से ही जर्सियाँ जराबें पहनना शुरू कर दें। और कहवा जो है अदरक मुनक्का ये लाजमी पिया करें दिन में 1 दफ़ा, या फिर पुदीना और उसके साथ दारचीनी और बड़ी इलायची, इसका कहवा बना के दिन में 2 दफ़ा इस्तेमाल करें। और खाने में काले चने शोरबे वाले ज़्यादा इस्तेमाल करें, वो बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त है सांस के लिए। उसके साथ देसी मुर्गी का शोरबा बहुत ज़बरदस्त है। आप खाने में ठंडी चीज़ों का इस्तेमाल बिल्कुल बंद कर दें तो इंशाल्लाह आपका मसला हल हो जाएगा सांस का। वेरी नाइस, चलें ज़बरदस्त। ये केले किस चीज़ के लिए रखे आप? अच्छा, केले इसलिए रखें कि ये कैसी बात है, ये कब्ज़ पैदा भी करते हैं। अगर एक खा लिया जाए तो कब्ज़ पैदा करता है। अगर इसको 4-5 केले आप खा लेते हैं थोड़े से मोटे मोटे करके, यानी कि उसके टुकड़े थोड़े से बड़े हों, तो ये कब्ज़ कुशा है। इससे आंतों के अंदर नरमी पैदा होती है और अजाबत खुल की होती है, यानी कि पखाना स्टूल अच्छे तरीके से पास हो जाता है। सर हिकमत में लोग ये इसको खाने से पहले क्यों खिलाते हैं? मोस्टली जब किसी ऐसे अच्छे ख़ानदानी घर में चले जाओ तो वो पहले कहते हैं आपको केले खा लें। व्हाई इज़ दैट इम्पोर्टेंट? ये वैसे एक ना सिस्टम के फल के हवाले से होता है कि अक्सर औकात खाने के बाद खाना चाहिए जी, ठीक है, लेकिन अक्सर औकात कोई चीज़ आए तो मैं समझता हूँ कि जो बनाना है ना, अगर हम बाहर जाते हैं ना कि किसी भी सफ़र पे, तो बाकी अक्सर फल धोने पड़ते हैं। तो आप बनाना लेके इस्तेमाल करें, ये धोना भी नहीं पड़ता, इसको छील के खा लें, इसमें बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं। बाज़ों का तो ऐसा होता है कि मेरे पास कुछ पेशेंट आते हैं, मैंने एक जगह पे इसका एक्सपेरिमेंट किया हुआ है कि अगर बेटा पैदा नहीं हो रहा तो आप उनको मियाँ बीवी को अगर केले ही खिलाएं 2-4 दिन 5 दिन लगातार, तो उससे ही ये अल्हम्दुलिल्लाह ये इतना काम करता है। कि इसके अलावा जो जुड़वा केले आते हैं लगे हुए, उसको भी अगर खिलाओ तो सुना है कि जुड़वा बच्चे पैदा हो जाते हैं। इसमें ना इसमें अल्लाह ने बड़ी शिफा रखी है। क्या बात है हकीम साहब, टाइम हमारे पास ख़त्म हो गया, बट आपने काफ़ी सारे अच्छे हमें नुस्खे बताए हैं। हम चाहेंगे कि आप लोग जो है उसके ऊपर अमल ज़रूर करें। और एक आध छोटी छोटी चीज़ें थोड़ी सी मैं भी बता देती हूँ एक्सपीरियंस की। एक पेपरमिंट ऑयल होता है, अगर उसको पानी में डाल के अगर आप पी लें तो उससे भी बड़ा शिफा हो जाता है, मगर कुछ ड्रॉप्स उससे ज़्यादा नहीं। एप्पल साइडर विनेगर भी अगर आपके पेट में दर्द है तो उसको पानी में नीम गर्म में पी सकते हैं, अदरक का रस भी पानी में पी सकते हैं। और बाकी ये जो सारे हकीम साहब ने नुस्खे बताएं, दीज आर वेरी कारआमद। टेक अ ब्रेक। नाज़रीन, आज का दिन हमारे लिए इंतहाई अहम है क्योंकि आज है वर्ल्ड पोलियो डे। वो दिन जब दुनिया भर में पोलियो के ख़िलाफ़ एक लड़ाई का अज़म जो है वो दोबारा ताज़ा किया जाता है। पोलियो एक ऐसा ख़तरनाक मर्ज़ है नाज़रीन जो वायरस से फैलता है। यू नो दैट? ये एक बच्चे से दूसरे बच्चे में मुंतकिल होता है। इसे ना रोकने वाला जो सिलसिला है ना, वो ऐसे शुरू हो जाता है, ये ऐसे फैलता है। बदकिस्मती से पाकिस्तान की अगर बात करें तो पोलियो जो है, इसकी बीमारी, इसका ये वायरस जो है, इसके केसेस जो हैं वो तेज़ी से बढ़ रहे हैं, बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं। ना सिर्फ देही इलाकों में फैल रहे हैं बल्कि शहरी इलाके भी इसकी लाइलाज बीमारी की लपेट में आ गए हैं। बदकिस्मती से आज भी इस मुल्क में ऐसे लोग मौजूद हैं नाज़रीन जो अपने बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिलाते ही नहीं हैं, जिसकी वजह से ये जो सुनी सुनाई बातें हैं ना, जो गलत इन्फॉर्मेशन है उसमें यकीन करके बैठ जाते हैं और फिर ये पोलियो के जो कतरे हैं वो बच्चों को बिल्कुल नहीं पिलाते हैं। और यहाँ ये बात जानना आज बहुत ज़रूरी है कि अगर हम अपने बच्चों को पोलियो के कतरे पिला रहे हैं नाज़रीन, और अपने पड़ोस में जो रहने वाले बच्चे अगर पोलियो के कतरे नहीं पी रहे हैं, तब भी आपके बच्चों को जिनको आप पोलियो के कतरे पिला रहे हैं उनको भी ख़तरा लग सकता है, उनको भी ख़तरा है। इसीलिए हमें एक अपने मोहल्ले की सतह पर, अपने इलाके की सतह पर सबको ये पोलियो के कतरे पिलाना बहुत ज़रूरी है। कई बच्चे जो हैं सिर्फ इस पोलियो को शिकार इस वजह से भी हो जाते हैं क्योंकि अगर वो जो दरवाज़े पे जो दस्तक हो रही होती है, उस दस्तक को वो ख़तरा समझ कर अपने बच्चों को ना छुपा लेते हैं। कहते हैं नहीं हमने नहीं पिलाना, जबकि उनको ये नहीं पता कि वो जो दस्तक है, ये दस्तक उन बच्चों के लिए ख़तरा नहीं है बल्कि इनकी सेहत की ज़ामिन होती है। इसीलिए आज आपसे ये दरख्वास्त है, पोलियो जो वर्कर्स हैं, जो टीम है, इनकी जब ये दरवाज़े पे दस्तक हो, इनकी दस्तक को सुने, अपना दरवाज़ा खोलें और दरवाज़ा खोलकर अपने जो 5 साल के जो बच्चे हैं उनको ये पोलियो के कतरे ज़रूर पिलाएं। आपकी जो छोटी सी कोशिश है ना, वो एक बहुत बड़ी तब्दीली का सबब बन सकती है। इसलिए आज हमने ये अहद करना है, हमने ये फ़ाइनल एक अहद निभाना भी है कि हम पाकिस्तान को पोलियो से बचाएंगे, पोलियो से
पाकिस्तान बनाएंगे। और ये दोबारा मैं कह रही हूँ, गौर से सुने, आज हमने ये अहद निभाना है, पाकिस्तान को पोलियो से बचाना है। ये सिर्फ स्लोगन ही नहीं है नाज़रीन, ये एक ऐसा इदारा है कि जो हमारे हर एक कदम का जो हिस्सा है ना, वो होना चाहिए, ज़रूरी होना चाहिए। इस इरादा है हमारा, जो हमारा एक डिसीजन है, इसको हमने पक्की तरीके से पकड़ना है डिसीजन को। और हमने हर बच्चे को जो है ना, ये पोलियो के कतरे पिलाना है, ताकि हमारा जो आने वाला कोई भी जो बच्चा है ना, वो इस बीमारी का शिकार ना हो। क्योंकि हर एक कतरा जो हमारे बच्चे पिएंगे नाज़रीन, वो पोलियो का ख़ात्मा करने के लिए एक नया करेगा। तो आज मुझसे वादा कीजिए ना, आज पोलियो डे पे हम वादा करते हैं अपने हर बच्चे को, अपने हर जानने वाले बच्चे को जो 5 साल की एज का है, उसको यहाँ से हम पोलियो के कतरे ज़रूर पिलाएंगे। ठीक है? इज़ दैट क्लियर? भूलना नहीं है। चलिए जी, आज हमारे साथ एक बड़े ज़बरदस्त मेहमान मौजूद हैं और हम उनसे बात करेंगे सर्वाइकल पेन के ऊपर। मोस्टली क्योंकि ये जो मोबाइल फ़ोन्स की वजह से, टैब की वजह से और कुछ बुरी पोजीशंस की वजह से, कुछ स्ट्रेस की वजह से लोगों में जो ये पूरा बॉडी टेक्सचर ख़राब हो जाता है और फिर सर्वाइकल पेन शुरू हो जाते हैं। मोस्टली किचन की भी कुछ औरतें ऐसी हैं जिनके बर्तन धोने का स्लेब जो है ना, वो बड़ा नीचे होता है और उनको बड़े झुक के बर्तन धोना पड़ता है, उनकी भी ये सीवियर प्रॉब्लम होती है। कुछ लोगों का चूल्हा बहुत ज़्यादा नीचे होता है, कुछ लोगों को चूल्हा बहुत हाइट पर। अजीब तरीके के जो किचन के भी जो रोज़मर्रा की जहाँ पे हांडी रखने वाले, ठीक है, बर्तन धोने वाली जगहें, तो ये सब जब गलत पोजीशन से इस्तेमाल की जाए, या फिर झाड़ू भी, अगर किसी इंसान के हाइट के हिसाब की झाड़ू की डंडी नहीं है और वो झुक के झाड़ू लगा रही है, तो चाहे भले हमारे घर के स्टाफ क्यों ना हो, उनको भी ये प्रॉब्लम शुरू हो जाती है और फिर वो छुट्टियाँ करती हैं। फिर हम कहते हैं कि भाई ये तो हमने भी उनका ख्याल रखना है, हमने उनको ऐसी चीज़ें देनी है, झाड़ू की चीज़ों की, स्लेब की, सिंक की, ताकि वो अपनी तरीके से घर को संभाल सकें, घर का काम कर सकें, चाहे घर की औरत हो या घर का स्टाफ हो। और इसी तरह ये आईपैड, मोबाइल्स और एवरीथिंग लाइक, और स्ट्रेस जो मैं आपको बता रही हूँ। अभी खैर इसके ऊपर तो हमारे पास ज़बरदस्त जो मेहमान है वही आपको उसको तरीके से बताएंगे कि आप कॉल भी कर सकते हैं अगर बहुत सीवियर प्रॉब्लम है सर्वाइकल पेन, क्योंकि आधे लोगों को तो ये पता ही नहीं सर्वाइकल पेन होता क्या है। तो इसी के बारे में बात करें। डॉक्टर शम्सुल हक हमारे साथ मौजूद हैं, फिजियोथेरेपिस्ट हैं और पहले भी हमारे प्रोग्राम में आ चुके हैं। आज एक्सरसाइज भी बताएंगे और सर्वाइकल इश्यूज़ के बारे में भी डिस्कस करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? ज़बरदस्त, आपका सो गुड माशाल्लाह। आपके टाइम का बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा जी, सबसे पहले तो हम ये पूछना चाहेंगे आपसे कि बताइए सर्वाइकल पेन होता क्या है, जो लोग बिल्कुल इस बारे में नहीं जानते उनको पहले इन्फॉर्म कर दीजिए। सर्वाइकल सिंपल एक टर्म है जो हम अपने नेक की जितनी भी हड्डियां हैं, वर्टिब्रीज हैं, बोन्स हैं, हम उनके लिए इस्तेमाल करते हैं। ये ओवरऑल 7 बोन्स हैं, उन 7 बोन्स का कॉम्बिनेशन जो है वो सर्वाइकल कहलाता है। तो मेडिकल टर्म है एक्चुअली सर्वाइकल। हम सादा लफ्ज़ में जो है वो इसको गर्दन की हड्डियां कह सकते हैं, गर्दन के मोरे भी कहते हैं लोग, बहुत आसान अल्फाज में, ज़ुबान ज़दो ख़ास व आम है कि गर्दन के मोरे जो हैं जी उनकी दर्द है। अच्छा। तो सर्वाइकल पेन इज़ एक्चुअली कनेक्टेड टू द नेक। ये आपके नेक और नेक के चारों तरफ के जो मसल्स हैं और जो नेक के जॉइंट्स हैं, ये इसके साथ कनेक्टेड है। सर कुछ लोगों को तो इतना सीवियर पेन हो जाता है जाके MRI करवानी पड़ती है उनको। दैट डिपेंड्स, ये डिपेंड करता है, क्योंकि देखिए हमारे यहाँ थोड़ा सा, बल्कि मैंने को थोड़ा बहुत ज़्यादा कैजुअल बिहेवियर मौजूद है अपनी हेल्थ को लेके। कुछ तो लोगों के स्ट्रेस हैं, कुछ फाइनेंशियल स्ट्रेस हैं, माली प्रॉब्लम्स हैं, काम करना है, हर सूरत करना है, कुछ भी है, दर्द के साथ भी करना है। तो करते करते ये है कि अगर आप किसी एक बहुत माइनर एलिमेंट यानी बहुत कम दर्द को निगलेक्ट करना शुरू करते हैं, वो करते 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 क्रॉनिक में कन्वर्ट होते 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 बिल आखिर वो एक बहुत बड़ी दर्द के तौर पे सामने आना शुरू हो जाता है। फिर उसके बाद हमें इस तरफ जाना पड़ता है कि हमें MRIs और इन CT स्कैन्स और इन डायग्नोस्टिक चीज़ों की तरफ जाना पड़े। अदरवाइज़ बहुत सी पेन्स तो सिर्फ आपके एटीट्यूड, आपके बिहेवियर, आपके लाइफस्टाइल, आपके सीरियसनेस, संजीदगी कि आप अपनी उस दर्द को किस तरह से डील करते हैं, इसी से हम बहुत आसानी से डील कर जाते हैं। डॉक्टर शम्स, हमें ये भी आदत हो गई है कि हमने तोता पालना होता है, दर्द को लेके बैठे हुए होते हैं, डॉक्टर को नहीं दिखाएंगे, इलाज नहीं करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, उस पेन के साथ ही जी रहे होते हैं और फिर सिचुएशंस हमारी को ठीक नहीं होती। मुझे बताइएगा कि ये जो लोग कहते हैं ना दबा दो, ठीक है, अच्छी सी मालिश कर दो, क्या ये सर्वाइकल पेन उनसे ठीक हो जाता है?
कभी भी नहीं। 5 से 10% ऐसी पेन्स हैं जो आपको थकावट से हो सकती हैं, फटीग है, ओवर यूज़ है, आपने काम किया है जी 10 घंटे 12 घंटे, या आपने 12 घंटे से ज़्यादा अपनी बॉडी को बिजी रखा है, आपने एडिशनल वर्कलोड, इजाफी वर्कलोड अपनी बॉडी से लिया है, उससे आप थक गए हैं, तो आप किसी को कहते हैं कि जी हल्का हल्का सा मुझे ज़रा दबा दें, मायोफैशियल रिलीज़ कर दें, ऊपर से दबा दें, नीचे से दबा दें, तो उससे आपको थोड़ा बहुत रिलैक्सेशन ये मिलती है, सुकून ये मिलता है कि वहाँ पर थोड़ी खून की गर्दिश बेहतर हो जाती है, डायलेशन हो जाती है ब्लड वेसल्स की, तो लोकलाइज्ड हमें लगता है कि थोड़ा हीट बनना शुरू हो गया है दबाने से, रब करने से, तो कुछ देर के लिए तो वो रिलीफ है, लेकिन वो लॉन्ग टर्म नहीं है। अच्छा, तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम ये है कि हमने दबाने को कुछ और समझ लिया है। अच्छा। हम ये समझते हैं कि जैसे दबाना जो है ये आखिरी मेडिसिन है दुनिया के ऊपर, इसके सुकून बाद बड़ा, कोई इसके सुकून भी बड़ा आता है ना। एग्जैक्टली सुकून की वजह से ना, सुकून मिल रहा है जी, उस वक्त सुकून मिल रहा है। लेकिन देखिए इसकी मिसाल मैं हमेशा एक पेपर की तरह देता हूँ। एक कागज़ ले लें आप, एक कागज़ को आप एक तरफ से हल्का सा टीयर कर लें। अब टीयर करने के बाद आप उस कागज़ को तो ठीक करना चाहेंगे, आप तो चाहेंगे कुछ ऐसा करूँ कुछ रिपेयर हो जाए, ये ठीक हो जाए, लेकिन आप उसके ऊपर और प्रेशर डालते जाएं प्रेशर, और मज़ीद दबाएं मज़ीद दबाएं मज़ीद दबाएं, फिर आखिर उसने एक कंप्लीट टीयर में आ जाना है, उसने मुकम्मल फट जाना है। तो थिंग इज़ मैं नहीं ये समझता, हमारी प्रैक्टिस भी ये नहीं इस चीज़ को प्रेफर करती कि आप लोग हर पेन के ऊपर सिर्फ दबाने बैठ जाएं। ठीक है सर, एक कॉल शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। जी क्या कहेंगे भाई, कहाँ से बात कर रहे हैं जवार साहब? मैं जी सरगोदा से बात कर रहा हूँ। जी क्या मसला है? डॉक्टर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सर्वाइकल पेन के ऊपर बात कर रहे हैं। हाँ जी, बड़ी अच्छा टॉपिक लगाते हैं, हमें तो खुशी होती है, और इस तरह के मौजूद जो है ना आम चैनल पे तो ये नहीं होता। मैं तो सर से ये पूछना चाह रहा था कि अगर एक बंदा बैठ के काम कर रहा है किसी शॉप पे, या कोई मैनेजर है, या कोई भी बंदा है कंप्यूटर पे, उसको कितनी देर एक जगह बैठ के काम करना चाहिए? अक्सर लोग 2-2, 4-4 घंटे बैठे रहते हैं और गर्दन थक जाती है। कुछ लोग ऐसे जो काम करते हैं, तो उससे क्या मैसेज है कि ज़बरदस्त जी, आपकी बात समझ गए, और आपकी इसकी एक्सरसाइज जो हम ब्रेक के बाद बताएंगे। आप ये हमें लाइव देखते रहिएगा, क्योंकि आपका जवाब जो है लाइव ही ब्रेक के बाद देंगे। टेक अ ब्रेक। वेलकम बैक, यू वाचिंग मॉर्निंग विद फिज़ा, और अभी हम यहाँ पर ट्रीटमेंट्स आपको बताएंगे जो सर्वाइकल पेन के होते हैं। मगर उससे पहले जो ब्रेक पे हमसे सवाल किया था फ़ोन पे, मैं चाहूँगी भाई का जवाब दे दीजिए। सिंपली उसका एक वन लाइनर आंसर ये है, प्रॉब्लम डिस्कस कर लें फिर। हाँ एग्जैक्टली, ही वाज लाइक कि जी बहुत सी देर जो लोग बैठ के काम करते हैं 3-4 घंटे में उनको दर्दें निकलना शुरू हो जाती हैं, गर्दन में दर्द आना शुरू हो जाती है। तो सबसे पहले तो उनको देखना ही है कि उनका पोस्टर ठीक होना चाहिए। ठीक है, इधर आके बताते नेचुरल मुझे डिज़ाइन, किस तरीके का पोस्टर? नेचर के डिज़ाइन को फॉलो करना है। जहाँ जहाँ आप नेचर के डिज़ाइन के खिलाफ जाएंगे तो वहाँ आप पेन्स लेंगे। फॉर एग्जांपल आप ज़रा नॉर्मली बैठिए, ऐसे बैठ रहे थे सीधे से, अब यहाँ पर जो इस भाई की नेक है, इस वक्त इसके शोल्डर के एस्पेक्ट से, शोल्डर के लिहाज से कम से कम 10 डिग्री आगे है। ठीक है, इससे क्या होता है कि ये जितने मसल हैं, ये वाले जितने मसल हैं, ये सारे के सारे इजाफी वर्क लोड के अंडर आ जाते हैं। Exactly. इनके ऊपर लोड नॉर्मल से ज्यादा पड़ता है। ठीक है, नॉर्मल से ज्यादा लोड पड़ेगा तो इनकी कैपेसिटी अगर 10 घंटे की है तो ये 2 घंटे में थक जाएंगे, इनमें दर्दें आना शुरू हो जाएंगी। तो सबसे पहले तो ये देखना है कि नेचर के डिजाइन के अकॉर्डिंग आप अपने आप को आप बैठे हैं तो नेचर का डिजाइन फॉलो करें, खड़े हैं तो डिजाइन फॉलो करें, लेटे हैं तो डिजाइन फॉलो करें। जहां जहां आप अर्गोनॉमिक्स को कॉम्प्रोमाइज करेंगे वहां वहां प्रॉब्लम आएगा। जैसे फर्स्ट कीजिए भाईजान, आप मोबाइल कैसे यूज करते हैं करके दिखाइए। अब ये जो पोस्चर है इसके अंदर 15 डिग्री का टिल्ट है आगे की जानिब। यहां पर लोड इन मसल्स पर तकरीबन 15 पाउंड है। ऐसे ही है। ये भाई जैसे ही आहिस्ता आहिस्ता सरकते हुए इसको बेंड करना शुरू कर देंगे, मजीद 30 डिग्री आ जाएगा। इस 30 डिग्री पे इस पर लोड डबल हो जाएगा। अच्छा, यानी 30 kgs 60 तक जाते 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 ये 80 पाउंड्स तक लोड हम अपने इन नेक के मसल्स के ऊपर इंक्रीज कर लेते हैं, बढ़ा लेते हैं। एग्जैक्टली इसीलिए आप जितने भी लोग जो ऑफिस वर्कर्स हैं, जो डेंटिस्ट हैं, जो मुख्तलिफ ऑक्यूपेशंस के साथ ताल्लुक रखने वाले लोग हैं, आप उन्हें देखेंगे वो कुछ देर ही काम करेंगे तो थोड़ी देर बाद एग्जैक्टली यही है। दैट मीन्स कि वो रिफ्लेक्स
बॉडी ने दे दिया कि भाई आप बहुत ज़्यादा नुकसान करने जा रहे हैं अपना, बेहतर ये है कि आप अपने पोस्चर को करेक्ट कीजिए। और करेक्ट करने का मतलब ये है योर हिप्स शुड बी अलाइंड विद द बैक सीट। अभी भी आप पीछे नहीं आए, थोड़ा और पीछे हो, लाइक दिस, क्लोज द बेस 90 डिग्री एंड देन अपनी ये जो नेक है थोड़ा मिलिट्री की तरह सीधी करें, लाइक दिस, इस तरह मिलिट्री वाले खड़े होते हैं, शाबाश। दिस इज द राइट पोस्चर। अब यहाँ पर अगर आप अलाइन करें तो ह्यूमरल हेड जो है, यानी ये जो शोल्डर है, ये इस ईयर लोब के साथ अलाइन हो गया। ये नॉर्मल है हमारे लिए। इस तरह की तो बैठने से बंदा थक भी जाता है, जो ऑनेस्ट बात है सर। अब आदत नहीं होती लोगों को, अब ये भी तो समझाएं कि फिर आदत भी नहीं है, इससे थकावट भी हो रही है, शोल्डर में भी बल्कि और स्ट्रेस सा हो रहा है। इसमें थकावट की क्या प्रॉब्लम है कि ये नेचुरल पोस्चर ये जो नेचुरल पोस्चर है ना हमारा, इसमें तो सवाल ही पैदा नहीं होता कि थकावट आए। प्रॉब्लम ये है कि हमारी हैबिट्स के अंदर बिल्कुल भी मूवमेंट नहीं है। अच्छा, हम जैसे ही थोड़ा बहुत अपना पोस्चर चेंज करने की कोशिश करते हैं तो गलत पोस्चर की वजह से जो पहले मसल सारे खिंचे होते हैं, वो खिंचे हुए मसल्स जो हैं वो हमें इस तरह सीधा नहीं होने देते। अच्छा, तो हम क्या करते हैं, इसीलिए जिन लोगों को में हम ये डायग्नोज करते हैं, हमें पता लगता है कि नहीं भाई इनको पेन्स हैं और इनका पोस्चर खराब है, तो हम पहले उनकी पोस्चर की री एजुकेशन करते हैं। अच्छा, हम उन्हें समझाते हैं कि पोस्चर ऐसे ठीक करें, एक्सरसाइजेस करें, उसके लिए दुरुस्त एक्सरसाइजेस करें, करेक्ट एक्सरसाइजेस करें। सर ये कितने टाइम तक इस तरह का पोस्चर जो है वो बंदा प्रैक्टिस करे तो फिर उसकी बॉडी लैंग्वेज ठीक हो जाएगी? किताब तो कहती है कि आप इसको 1 घंटे से लेकर अगर 8 घंटे दिन में अगर अपने आप राइट पोस्चर को फॉलो करना शुरू करें तो विद इन अ मंथ आप 4 हफ्तों के अंदर अपने करेक्ट पोस्चर्स में आ जाते हैं और आपकी पेन्स स्पेशली वो पेन्स जो हैं वो निकलना शुरू हो जाती है। एक्सरसाइज से भी फर्क पड़ता है डेफिनेटली। एक्सरसाइज ही एक्चुअल इसका ट्रीटमेंट है। उसकी वजह यह है कि जितने भी यहाँ पे मसल्स हैं, इन मसल्स पे आप बहुत देर तक अगर मेडिसिन या कुछ आप पेन किलर इस्तेमाल करते रहेंगे तो वो पेन किलर इसका एक्चुअल ट्रीटमेंट नहीं है। ठीक है, क्योंकि इनके खिंचाव जो हैं वो आप इनके राइट मूवमेंट्स के जरिए ही खत्म कर सकते हैं। पहले तो बता दें, मुझे उन्होंने पूछा था कि ऑफिस में काम करना है कितनी देर तक करना है, और अगर कंप्यूटर वगैरह सामने है, लैपटॉप है या फिर कोई किताबी काम हो रहा है तो वो अब देखिए जरा, अगर हम अज्यूम कर लेते हैं कि यहाँ पर सामने लैपटॉप है, ठीक है, तो इसके लिए हम रूल लगाते हैं 90 डिग्री का। 90 डिग्री मीन्स कि जो नेक है ये भी 90 पे होगी, 0 पे होगी सॉरी, और जो इसकी आईज होंगी, आईज शुड बी अलाइंड विद द स्क्रीन। जो आगे स्क्रीन मौजूद होती है, स्क्रीन शुडंट बी हियर, नो इट शुड नॉट बी डाउन। अगर स्क्रीन डाउन है तो ये ऑटोमेटिकली इसका टिल्ट आ जाएगा, आगे की तरफ जो है वो गर्दन झुक जाएगी, दोबारा दर्द तो आएगा। अगर तो टेबल नीचे है तो उनको चाहिए कि कोई चीज पीस रेज करें, लाके इधर रखें और उसकी जो स्क्रीन है वो इधर हो। एग्जैक्टली, स्क्रीन को भी रेज कर सकते हैं। स्क्रीन के नीचे भी लोग जो हैं आजकल बहुत मुख्तलिफ तरह के स्टैंड्स आ गए हैं, आप वो स्टैंड रख के स्क्रीन को भी रेज कर सकते हैं। तो स्क्रीन रेज हो जाए तो आपके आई लेवल पे इसका रूल है, आई लेवल पे 90 डिग्री पे स्क्रीन होना चाहिए। ठीक है। अब इसके बाद जो आपके सामने टेबल है, उस टेबल पर भी जरा गौर कीजिएगा कि जो आपकी रिस्ट है, ये रिस्ट 90 डिग्री न्यूट्रल पे बिल्कुल रहनी चाहिए। न्यूट्रल मींस इट शुड नॉट बी लाइक दिस एंड इट शुड नॉट बी लाइक दिस। ये दोनों चीजें गलत हैं। अगर रिस्ट यूं रहेगी या यूं रहेगी तो इस दोनों सूरत हाल में यहां से या यहां से शदीद पेन निकलना शुरू हो जाएगा, दोनों तरफ से। क्योंकि दोनों तरफ से ना, सिंपल वर्ड्स में कहें, दोनों तरफ से ब्लड वेसल्स, बहुत सी नर्व्स, बहुत कुछ यहां से गुजर रहा है जो हाथ तक जा रहा है। ठीक है, वरना बाद में क्या होगा, फिर आप हाथ की दर्द लेके बैठ जाएंगे। अच्छा, मतलब कोनियाँ जो हैं वो फिर टेबल के ऊपर होनी चाहिए, यू मीन टू से लाइक दैट, कोनियों को टेबल पे रख के कीबोर्ड इस्तेमाल किया जा सकता है। एंड दैट शुड बी नियर टू द बॉडी। कोनी हमेशा बॉडी के नियर होती है। ऑलराइट, दिस कॉजेज वंस अगेन ग्रेविटी टू इन्वॉल्व। यहाँ पर जैसे आप इसको उठाएंगे तो ग्रेविटी नीचे से खींचना शुरू कर देगी और दर्द शुरू हो जाएगी। हम क्या करते हैं, क्लोज टू द बॉडी, इसको अपने बॉडी के क्लोज रखना है और ये नॉर्मल पोस्चर है, इट वोंट गिव यू एनी पेन्स, ये आपको पेन्स नहीं देगा। मोबाइल के बारे में बता दें, मोबाइल तो यूज करना ही करना है। अब इस पोस्टर में बंदा मोबाइल के, भैया मोबाइल पकड़िएगा, अब इस पोस्टर में गर्दन तो थल्ले एवं जानी है। इट्स वेरी इट्स वेरी इजी लाइक दिस। ये इसका राइट स्क्रीन पोस्टर। तो सर ये तो कोनियां थक जाती हैं? बिल्कुल भी नहीं, इस पे कोनी नहीं थकेगी। मैं करके देखती हूँ। बिल्कुल श्योर, व्हाई नॉट। नहीं मैं, क्योंकि ये, अच्छा सर ये देखें, अब ये सोफा है, ठीक है, एक तो पोस्टर ठीक कर लिया पहले, अब मोबाइल को यूं यूज करना है, आप कह रहे हैं यूं नहीं करना है? नहीं, तो मोबाइल को मैंने यूं यूज करना है। अगर आपकी नेक आपने न्यूट्रल रखी है और आप सिर्फ अपने आई बॉल को यूज करते हुए आप इस पोस्चर पे हैं, दैट्स ओके। अच्छा, यूं कर सकते हैं? हाँ, कोई मसला नहीं है, इसमें कोई इशू नहीं है। इफ आई एम नॉट, क्योंकि इसमें तो हाथ दुख जाएगा। एग्जैक्टली, तो इस हद तक आप यहाँ पर भी रख सकते हैं, हाँ, नो इशू। ठीक है। और एक और बड़ी अहम चीज है, 1 घंटे के बाद किताब कहती है पोस्चर बदलें और एक्सरसाइज करें, स्ट्रेचेस करें।
वो स्ट्रेचेस क्या हैं? बहुत सिंपल से स्ट्रेचेस हैं, इसको रखिएगा नीचे। स्ट्रेच बहुत सिंपल है, आपने सिंपली एक अपना बाजू अपनी कमर के पीछे ले जाएं, थोड़ा सा आगे हो जाएं, थोड़ा सा आगे हो जाएं, थोड़ा सा आगे हो जाएं, गुड, ज़बरदस्त। और क्या खड़े करें? होके या बैठ के? बैठ के भी कर सकते हैं, खड़े होके भी कर सकते हैं, इट्स ऑल कंफर्टेबल। जितने ऑफिस वर्कर्स हैं, दफ्तरों में काम कर रहे हैं, जितनी पॉपुलेशन है जो अपने चेयर टेबल के साथ फिक्स्ड है, वो वहां पर बैठ के भी कर सकती है, ठीक है, कोई इशू नहीं तो है। व्हाट इज द स्टेप इज? सिंपली आपने एक बाजू को फिक्स कर लेना और इसके ऑपोजिट तरफ आपने अपनी नेक को स्ट्रेच देना शुरू कर देना। ये आपके नेक का एक बहुत मोटा ऊपर मसल है, उस मसल को स्ट्रेच करता है। स्ट्रेच रिसेप्टर एक्टिवेशन किसी से करवा भी सकते हैं। रिलीफ, हाँ खुद भी कर सकते हैं, किसी से करवा भी सकते हैं, लेकिन जो करेगा वो एक्सपर्ट होना चाहिए, वरना पेन निकलेगा। ठीक। गलत एंगल पे करेगा, ज्यादा जोर से करेगा तो पेन आएगा। दर्द हो रही है भैया? 5 to 10 सेकंड्स है? होल्ड किया एंड देन बैक नहीं हो टू रही? नॉर्मल। सच बताना। बताओ, दर्द इंसान हो, दर्द हो रही है? इंसान हो ना, बस तो हो रही होगी दर्द। बताओ अगर हल्की अगेन फुल्की इसको आप 10-10 बार रिपीट कर लेते हैं 5 सेकंड्स होल्ड के साथ, ठीक, दोनों तरफ। बायलैटरल रूल यह है, बायलैटरल जब आप इस तरफ करेंगे तो आपकी बाजू चेंज हो जाएगी, आप बाजू ये पीछे ले लेंगे इस तरफ फिर, और आप 5 to 10 सेकंड्स होल्ड करके 10-10 बार रिपीट कर लेंगे तो आपका जो फिक्स पोस्चर की वजह से जो लोड आया होता है वो सारा लोड डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। बस आप बाजू ये निकाल लें। इसके अलावा आपकी बड़ी सिंपल सी एक्सरसाइज है, आपने छत के ऊपर देखना है, लाइट देखें ऊपर कितनी है, गिन के बताएं ज़रा। ग्रेट, ज़बरदस्त। इसको होल्ड करना है, होल्ड करके 5 सेकंड्स। अब आप इसी तरह नीचे आएंगे और अपनी चिन यहां लगाएंगे। शाबाश, ग्रेट, ज़बरदस्त। तो सी इसमें आपके जितने ये बैक मसल्स हैं, अपर मिडल ट्रैप, ये सारे ऐड हो गए हैं और इसकी जितनी स्टिफनेस है वो इस स्ट्रेचिंग से बहुत आसानी से मैनेज कर ली जाती है। हम रेकमेंड करते हैं हर वर्कर, हर ऑफिस वर्कर, लेबर कैटेगरी कोई भी है, वो इन मूवमेंट्स को बार बार हर 2-2 घंटे बाद अपनी वर्क प्लेस पे रिपीट ज़रूर करे, सो दैट कोई बहुत बड़ी सर्वाइकल पेन्स के साथ उसको कल को सर्वाइव ना करना पड़े। अच्छा शम्स साहब, वो लेवेंडर ऑयल का भी कहते हैं ना, बड़ा अच्छा इस्तेमाल होता है पेन के लिए, सर्वाइकल पेन के लिए, उसको भी लगाया जा सकता है? जब अगर दर्द है, लगा के अगर थोड़ी सी गर्म पट्टी रख दें या ऐसी कपड़ा रख दें और लेवेंडर ऑयल लगा के सो जाएं, अगर ऑयल मसाज करके थोड़ा गर्म पट्टी करने से पहले, और आइस का भी बता दीजिएगा, आइसिंग करना। जी मैं उसी तरफ आ रहा हूँ। ऑयल गर्म पट्टी करने से पहले ये लाजमी देखना है कि टिश्यू टेम्परेचर क्या है। ठीक है, यानी इस वक्त अगर स्किन को हाथ लगाने से आपको क्या महसूस हो रहा है कि गर्म है, रेडनेस तो नहीं है, अच्छा, ठीक है। अगर उसके ऊपर आप दोबारा वही गर्म चीज लगाएंगे, ऑयल लगाएंगे, ठीक है, और साथ में आप हीट तो करेंगे काम खराब हो तो जाएगा। काम खराब हो ठीक जाएगा। है, अच्छा। सो एट दैट टाइम हम रेस्ट लेते हैं, ठीक हम है। रेस्ट अगर लेने आपको के यहाँ बाद पे अप्लाई फील हो करते कि हैं। इट्स जस्ट लाइक थोड़ा सा वार्म हुआ हुआ है बॉडी, आपका टेक्सचर, तो फिर आपने वो नहीं करना जो गर्म पट्टी के साथ कहानियां करनी। तो ये जो समझाया है, फिर उसके ऊपर आइसिंग कर सकते हैं ना? आइसिंग कर सकते हैं, और आइसिंग के बाद आइसिंग विल बी 5 to 8 मिनट्स, और उसके बाद आप ये एक्सरसाइज बड़े आसानी से कर सकते हैं। ओके, थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। आज फिर आपने आए तो हमें कोई ना कोई ऐसी थेरेपी, ऐसी एक्सरसाइज बताइए जो कि बड़ी कारआमद है। और ये जिस तरीके से बताया उन्होंने कि पोस्चर जो है उसको अपना ठीक करें, कि पूरी स्पेस लेके जहाँ पे भी ऑफिस में हैं या घर पे हैं, जब बैठें किसी सोफे पे तो पूरी तरीके से बैठा करें, ठीक है। और जिस तरीके से भी आप बैठ जाएं, उसके बाद अगर आपने मोबाइल यूज़ करना है तो नॉर्मली आप ऐसे यूज़ कर सकते हैं, आपने टैब या कंप्यूटर यूज़ करना है तो मेक श्योर कि आपकी इस स्क्रीन के साथ जो है ना आपकी टैब और कंप्यूटर की स्क्रीन हो, अदरवाइज़ आपके सारा पोस्चर ख़राब होगा, आपको सर्वाइकल पेन होगा एज पर डॉक्टर। टेक अ ब्रेक। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब। वेलकम बैक, वॉचिंग मॉर्निंग विद फ़िज़ा। नाज़रीन, अभी हम जिस टॉपिक के ऊपर बात करेंगे वो ये है कि बच्चे जो है पढ़ाई कर रहे होते हैं, तालीम हासिल कर रहे होते हैं, उसके बावजूद उनको बड़े चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है। आपको पता है AI का दौर है, IT का दौर है, कंप्यूटर का दौर है, और इन मैदान में भी जाके उनको बड़े जो चैलेंजेस हैं, जो कॉम्पिटिशन्स हैं, उसमें हिस्सा लेना पड़ता है और कुछ ना कुछ नया सीखना पड़ता है। ऐसे बहुत से इदारे हैं, ऐसे बहुत से इंस्टीट्यूट्स हैं जो बच्चों को ट्रेनिंग दे रहे होते हैं, शॉर्ट कोर्सेज़ करा रहे होते हैं, मगर उसके बावजूद जो डिग्रीज़ वगैरह है उनके पास मौजूद होती है, पढ़ लेते हैं, नई चीज़ें सीख लेते हैं, उसके बावजूद कॉल सेंटर्स में जॉब कर रहे हैं। दैट्स नॉट फेयर। इसके ऊपर बात करते हैं। हमारे पास ज़बरदस्त मेहमान मौजूद हैं, ज़ुहैब इकबाल साहब, जो कि IT एक्सपर्ट हैं, और हमें बताएंगे कि ऐसा क्यों है कि बच्चे पढ़ाई भी हासिल कर रहे हैं, उनके पास कॉलेज यूनिवर्सिटी की डिग्रीज़ भी है, उनके पास ये इंस्टीट्यूट्स के शॉर्ट कोर्सेज़ की भी डिग्रीज़ मौजूद हैं, उसके बावजूद कॉल सेंटर्स की जॉब करनी पड़ी है। वाइस दैट? अस्सलाम वालेकुम।
वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। कैसी तबीयत है जी ज़ुहैब साहब, ठीक हैं, खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। ज़ुहैब साहब तो बताइए कि ये क्या मसला है कि पाकिस्तान में तालिब इल्म जो हैं उनको तालीम के दौरान इतने सारे चैलेंजेस का सामना करना पड़ रहा है? सबसे पहले हमें ये अंडरस्टैंड करना है कि स्टूडेंट या पेरेंट्स बच्चों को पढ़ाते क्यों हैं। जब तक हम इस क्वेश्चन को क्लियर नहीं करेंगे, हम एक्चुअली इस वक्त एक न्यू एरा में हैं जहाँ पे मार्क्स या उन चीज़ों की इतनी ज़्यादा डिमांड नहीं है, बल्कि सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है मार्केट। हम बच्चों को पढ़ाते हैं या बच्चे पढ़ते हैं तो वो मार्केट के लिए पढ़ते हैं, क्योंकि उन्होंने जॉब करनी है या बिज़नेस करना है, इन दी मार्केट करना है। ड्यूरिंग होल एजुकेशन टेन्योर जो भी होता है एक स्टूडेंट का, वो मार्केट को अंडरस्टैंड ही नहीं करता, उसको पता नहीं है कि मार्केट के अंदर क्या चल रहा है या मार्केट की नीड्स क्या हैं। जब तक उसको शुरू से बेसिक से ये नहीं समझाया जाएगा कि मार्केट को क्या चाहिए, मार्केट के लिए क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, मार्केट की क्या प्रायोरिटीज़ हैं, उसके मुताबिक अपनी तैयारी नहीं करेगा तो मार्केट उसको एक्सेप्ट नहीं करेगी। दैट्स वाई हमारे स्टूडेंट्स जो है एट द एंड ऑफ द ईयर डिग्री उनके पास नो डाउट हो जाती है, बट अगर आप 2010 के एजुकेशन के साथ करिकुलम के साथ डिग्री करके 2024 की मार्केट में आएंगे तो डेफिनेटली यू विल फेल। अच्छा, तो ये चैलेंजेस तो फिर उनको फेस करने पड़ेंगे, यू मीन टू से? या उसको ओवरकम भी किया जा सकता है नाउअडेज। मार्केट को हमने देखना है बेसिकली। डेफिनेटली देखें, आप भी अभी काम कर रहे हैं तो आपको आइडिया है कि मार्केट क्या आपसे एक्सपेक्ट कर रही है, तो आप अपनी तैयारी उसके मुताबिक करते हैं। इसी तरह एक स्टूडेंट जब अपने एजुकेशन कैरियर में होता है, इवन इन मैट्रिक है, इंटरमीडिएट है या यूनिवर्सिटी है, ड्यूरिंग होल एजुकेशन कैरियर उसको कभी मार्केट नहीं पढ़ाई गई। ड्यूरिंग द ग्रेजुएशन भी उसको ये कहा जाता है यू नीड टू डू इंटर्नशिप ऑफ 1 ईयर और 2 ईयर आफ्टर ग्रेजुएशन, विच मीन्स यू नीड टू लर्न समथिंग प्रैक्टिकली। अब उसमें भी अगर हम अंडरस्टैंड करें, पाकिस्तान के अंदर इंटर्नशिप का मतलब ये होता है कि किसी को आपने अपने साथ एज अ हेल्पर बिठा दिया और उससे 4-6 महीने अपने एज अ हेल्पर काम लेना है, बल्कि उसको एक एक्सपर्ट नहीं बनाना। और जब आप इंटर्नशिप के लिए भी किसी फील्ड में जाते हैं तो आपने ये स्पेशली इन आईटी फील्ड अगर आप जाते हैं तो आपने ये देखना है जो सामने वाले पर्सन आपको हायर कर रहे हैं, दे नो कि आपने 4 इयर्स ऑफ लाइफ टाइम अपना स्पेंड किया यूनिवर्सिटी के अंदर, देन आपने एक अच्छी खासी अमाउंट भी स्पेंड किया और उसके बाद यू जस्ट बिकम अ इंटर्नशिप मटीरियल। तो वाई वो इनपुट लगा के, वो मेहनत करवा के आपको समथिंग एल्स सिखा के, नई स्किल सिखा के आपको एक एक्सपर्ट लेवल पे लेके जाएंगे। तो वी नीड टू मेक श्योर कि हम अपनी मदद खुद करें, और उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि अपनी प्रायोरिटीज़ को सेट करें। स्टूडेंट लाइफ शॉर्ट कोर्सेज इंस्टीट्यूशंस होते हैं, ये क्यों कामयाबी का वादा कर रहे होते हैं हमसे? देयर इज़ नो शॉर्टकट टू सक्सेस। और अगर आपको 2-3 मंथ की कोई शॉर्टकट की कह रहा है कि ये इस तरह है कि एक अगर स्पोर्ट्समैन को आपने बनाना है कि आपने स्पोर्ट्स में भेजना है और उसको 2-4 ट्रेनिंग के सेशन दे दिए और उसके बाद वो स्पोर्ट्समैन बन गया, इट्स नॉट पॉसिबल। एक जर्नी है, उसके थ्रू हमें जाना पड़ता है और उसके लिए जो प्रोटोकॉल्स हैं उसको हमें फॉलो करना पड़ता है, अपनी बेसिक स्ट्रॉन्ग करनी पड़ती है, अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स पे काम करना पड़ता है, और 2-3 मंथ के शॉर्ट कोर्सेज के साथ वो कामयाबी पॉसिबल नहीं है। टेक एजुकेशन को मुतासिर कर सकते हैं इस तरह से शॉर्ट कोर्सेज के साथ? इसमें हम स्टूडेंट्स को एक फॉल्स होप देते हैं। जितने भी ये शॉर्ट कोर्सेज हो रहे हैं 2-3 मंथ के सक्सेस के साथ, स्पेशली इन प्रोग्रामिंग, पीपल्स आर सेइंग लाइक वी विल मेक यू अ फुल स्टैक डेवलपर इन 6 मंथ्स 3 मंथ्स विद और जो 2-3 मंथ का भी शॉर्ट कोर्स होता है उसका भी अगर आप करिकुलम को अंडरस्टैंड करें तो इट्स लाइक वीकली 2 क्लासेज हैं, वीकेंड क्लासेस, एंड 3 मंथ्स के अंदर आपकी टोटल ओवरऑल 24 क्लासेस हो रही हैं। तो उसके अंदर एक स्टूडेंट किस तरह से प्रैक्टिकली अपनी स्किल्स को इवॉल्व करके, बेसिकली शॉर्ट कोर्सेज का जो एक पाकिस्तान के अंदर कॉन्सेप्ट आया था वो बूट कैंप को ओवरकम करने के लिए आया था। बूट कैंप का कॉन्सेप्ट हमें मिलता है सिलिकॉन वैली सैन फ्रांसिस्को से, जो वहाँ पे ओरिजिनेट कर रहे हैं, वहाँ पे ऑपरेट कर रहे हैं सिंस 2000। तो हमें ये अंडरस्टैंड करना है कि जो स्टूडेंट्स यूनिवर्सिटीज़ से ना उम्मीद हो के, इंटर्नशिप से ना उम्मीद हो के, कॉल सेंटर से XYZ करने के बाद उन्हें ये होप मिलती है कि अगर हम ये स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम के लिए ये एक शॉर्ट कोर्स तैयार कर लेंगे या इसको कर लेंगे हम, तो डेफिनेटली उसको हम क्या करेंगे फिर अच्छे से अपनी फील्ड के अंदर एक्सपर्ट बन जाएंगे। बट वो एक फॉल्स नैरेटिव है। 2 महीने 3 महीने के अंदर कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जो आपको सक्सेस ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद दुआ ज्वाइन करेंगे, इसी टॉपिक को एलैबोरेट करेंगे। आप हमारे साथ रहिएगा, देखते रहिए मॉर्निंग विद फिज़ा। वेलकम बैक, यू वाचिंग मॉर्निंग विद फिज़ा। हमारे साथ ज़ुहैब मौजूद हैं और हम यही बात कर रहे हैं आज इस टॉपिक के ऊपर कि बच्चे जो है वो अभी भी टेलीकॉम कम्युनिकेशन सेंटर्स में जाके जो है वो जॉब कर रहे हैं, मगर उनके पास जो तालीम है, जो डिग्रीज़ होती है, उसके बावजूद उनको अच्छी जॉब्स नहीं ऑफ़र हो रही। वाई इज़ दैट? और दूसरी बात ये कि ये जो इंस्टीट्यूट्स होते हैं ये इनको कोई ऐसे स्किल्स तो सिखा नहीं रही। यूनिवर्सिटीज़ की भी, मैं कॉलेजेस की भी बात करूँ तो बच्चों को वहाँ पर पढ़ाई तो कराई जा रही है मगर साथ में एक्स्ट्रा स्किल्स वगैरह के बारे में कोई प्रैक्टिस नहीं करवाई जा रही। तो शायद ये भी एक लैक है।
डेफिनेटली ये बहुत बड़ा लैक है, स्पेशली यूनिवर्सिटीज़। मैं समझता हूँ मैट्रिक एंड इंटरमीडिएट, हमें इसको इस तरह समझना है, एक बच्चा जब स्कूलिंग में आता है फिर उसके बाद कॉलेज में जाता है तो उसको रिपीटेटिवली लाइक स्कूल तक है, मैट्रिक में आते आते एक स्टूडेंट को ये आइडिया हो जाता है आई हैव टू पास द एग्ज़ाम एंड गो फॉर नेक्स्ट क्लास। तो वो जो एग्ज़ाम पास करने का वो जो एक परसेप्शन क्रिएट हो जाता है स्टूडेंट के माइंड में, 85% स्टूडेंट्स के माइंड में यही होता है कि हमें एग्ज़ाम पास करना है, यही हमारी पढ़ाई है। अब उसमें जब वो एग्ज़ाम पास कर लेते हैं, ये अंडरस्टैंड करना है आपको, कोई भी काम आप स्टार्ट करते हैं, आप बिज़नेस स्टार्ट करते हैं, आप पढ़ाई स्टार्ट करते हैं, XYZ काम कर रहे हैं, हर एक चीज़ का एक एंड रिज़ल्ट होता है। एक स्टूडेंट का एंड रिज़ल्ट ये होता है कि मुझे एग्ज़ाम पास करना है, मतलब जिस पर्पज़ के लिए वो मेहनत कर रहा है वो उसका एग्ज़ाम है, उसने वो क्लियर कर लिया, मैट्रिक में भी क्लियर कर लिया, देन वो इंटरमीडिएट में गया, वहाँ भी उसने यही अप्रोच रखी, देन वो यूनिवर्सिटी में भी गया, अनफॉर्चुनेटली वहाँ पे भी हमने मिड टर्म और फाइनल टर्म के नाम पे एग्ज़ाम्स ही लेने हैं। तो स्टूडेंट उस एग्ज़ाम्स के चक्कर में अपने आप को वो ये समझता है कि मेरी पढ़ाई एग्ज़ाम तक मुनहसर है, और वो एग्ज़ाम क्लियर भी कर लेता है। इट मीन्स वो जिस पर्पज़ के लिए मेहनत कर रहा था वो उसने अचीव कर लिया। उसके बाद जब वो मार्केट में आता है कि वो उस पढ़ाई की वजह से उसको जॉब मिल जाए, अच्छा बिज़नेस मिल जाए, अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ उसको मिलें, तो इट्स नॉट पॉसिबल। क्योंकि जब आप पढ़ाई कर रहे थे, जब आप स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी में थे, आपके माइंड में मार्केट थी ही नहीं, आपने मार्केट के बारे में कभी सोचा ही नहीं था। तो जब अब आप मार्केट में आए हैं और जब आप स्कूल में थे तो आप सिर्फ एग्ज़ाम पे फोकस थे, मार्क्स पे फोकस थे, CGPA पे फोकस था आपका। तो जब आप डिग्री में करके मार्केट में आएंगे तो डेफिनेटली आपको मार्केट उस तरह से एक्सेप्ट नहीं करेगी जिस तरह आपकी थिंकिंग है। अच्छा ज़ोहेब भाई, जो स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, उनके पास डिग्री भी है, वो कौन सी ऐसी स्ट्रगल करें कि जिससे टेक इंडस्ट्री में वो कामयाबी हासिल कर सकें? कुछ ऐसे पॉइंट्स या कुछ ऐसे आप टिप्स हमें बता दें ताकि स्टूडेंट्स सुन भी रहे हैं, उनके लिए कारआमद हो। डेफिनेटली इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, जब हम IT की बात करते हैं तो IT इज़ अ वास्ट फील्ड जो कि पूरी दुनिया में अवेलेबल है। इसके अंदर हम ये कहते हैं कि योर लैपटॉप इज़ योर ऑफिस, आप कहीं से भी बैठ के रिमोटली ऑपरेट कर सकते हैं IT के अंदर। बट उसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि अगर आपने IT में कामयाब होना है, एज अ फ्रीलांसर कामयाब होना है या एज अपनी IT कंपनी स्टार्ट करनी है, तो इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि हमें स्किल अडॉप्टिव होना पड़ेगा और स्किल्स को बेसिक से सीखने की ज़रूरत है। जो ग्रेजुएशन में कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट्स होते हैं वो स्किल्स के नाम पे हर सेमेस्टर के अंदर उनका स्किल सेट चेंज हो जाता है। लाइक किसी सेमेस्टर में वो कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ रहे हैं, अगले सेमेस्टर में वो चेंज हो जाएगी अकॉर्डिंग टू दी HEC क्रेडिट आवर्स। तो हमें ये समझना है कि जो आप काम सीख रहे होते हैं या स्किल सीख रहे होते हैं, जो भी स्किल्स हैं, आप फ्रंट एंड डेवलपमेंट कर लें, आप बैक एंड डेवलपमेंट कर लें, आप फुल स्टैक डेवलपमेंट की तरफ जा सकते हैं, आप गेम डेवलपमेंट की तरफ जा सकते हैं, आप AI इंटीग्रेशन की तरफ जा सकते हैं, आप ब्लॉकचेन की तरफ जा सकते हैं। तो बहुत सारी फील्ड्स हैं, बट उसके अंदर हमें ये अंडरस्टैंड करना है जिस भी फील्ड को चूज़ करें उसके अंदर स्किल्स को इतना ग्रिप्ड सीखें कि आपसे जब आप क्लाइंट के साथ कम्युनिकेशन कर रहे हो या आप किसी को डिलीवरी की तरफ जाएं तो जो भी काम आपको मिले आप उसको करने के काबिल हो। ये नहीं कि सिर्फ आपको फॉर द सेक ऑफ नॉलेज तो चीज़ों का आइडिया है बट आपको उनके ऊपर ग्रिप नहीं है। थैंक यू सो मच ज़ोहेब भाई, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने बड़ा अच्छा गाइड किया, इस टॉपिक को डिस्कस किया। आई होप जितने भी बच्चे हैं इनके अंदर ये एक्स्ट्रा स्किल्स भी, हमारी यूनिवर्सिटीज़ जो कॉलेज हैं इनकी भी जिम्मेदारी है कि इनको थोड़ा सा इसकी जो है ना टेक्निक्स बताएं, इनको उसकी प्रैक्टिस करवाएं ताकि उनके पास डिग्री तो है मौजूद मगर ये एक्स्ट्रा स्किल्स जो इंस्टीट्यूट्स और किसी कॉलेज यूनिवर्सिटी में नहीं सिखाए जा रहे, अगर उनको मिल जाएंगे तो वो घर बैठ के भी, क्योंकि IT का दौर है तो बहुत कुछ कर सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, कल फिर मैं आपसे मुलाकात करूंगी। अगर कोई ऐसे टॉपिक जिन पे आप चाहते हैं कि मैं शो करूं और आप चाहते हैं मैं बात करूं तो आप बताइएगा, आई डेफिनेटली डू दैट शो बिकॉज ऑफ यू। टेक केयर, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, खुदा हाफिज़।